इसी तरह की एक और खबर कुछ दिन पहले आई थी जो डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को थमाई थी खबर। वो ये थी कि रिलायंस अमेरिका के अंदर एक बड़ी रिफाइनरी लगाएगा और वहां से अमेरिका से बड़े पैमाने पर शेल ऑयल खरीदेगा और उसको रिफाइन करके उसका परिशोधन करके वो अमेरिका को देगा। और उस रिफाइनरी लगाने में वो भी शायद $400 बिलियन की बात थी, मतलब मुझे ध्यान नहीं है ये आंकड़ा। तो वो भी मेरे दिमाग में उस वक्त भी आया था कि भाई ये पैसा रिलायंस वाले ये डॉलर कहाँ से लाएंगे। अगर रुपए की बात होती तो मान सकते थे कि रुपया लाएंगे, मतलब जो रुपए में उनकी सारी आमदनी है, लेकिन डॉलर कहाँ से लाएंगे। हालांकि अभी तक रिलायंस ने अभी तक उस खबर की पुष्टि नहीं की है। मैंने और जगह भी चेक किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से खबर डाल दी थी, लेकिन रिलायंस ने नहीं कहा है कि हाँ हम ये काम करने वाले हैं। जी देखिए अभय जी, फेंकू राजनीतिज्ञ कोई भारत की धरोहर नहीं है। हर जगह के राजनीतिज्ञ फेंकू रहते हैं, ठीक है। और हर जगह के डोनाल्ड राजनीतिज्ञ ट्रंप जो सब फेंकू राजनीतिज्ञों का बाप है। तो फेंकू राजनीतिज्ञ कोई ऐसा थोड़ा ना कि भारत का जो है वो धरोहर है, भारत में फेंकू राजनीतिज्ञ होंगे। भाई फेंकने वाले लोग जो है राजनीति में आपको पूरे विश्व में नजर आ जाएंगे। $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है यदि रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका में करता तो ये मटेरियल इंपैक्ट इसका पड़ता रिलायंस के शेयर्स पे। और क्लियरली सेबी की गाइडलाइंस है, एक्सचेंजेस के रूल और रेगुलेशन में है कि इतना बड़ा यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को इन्फॉर्म करोगे। क्या रिलायंस ने अपनी तरफ से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंजेस को दिया है? मेरे जानकारी में तो नहीं दिया है, ठीक है। मैंने कई लोगों से बात भी किया, उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे क्या हम क्या टेप लगा दे क्या? वो अपने देश में अपनी जनता को खुश करने के लिए कि रोजगार के अवसर कैसे वो क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए वो हवाई किले बांध रहे हैं, तो हम क्या करें भाई, ठीक है। तो ये बोलना एकदम सही है। आप एक बात को समझ लीजिए, आपने शेल गैस की बात की, मैं 2 मिनट आपको शेल गैस के ऊपर में बताना चाहूंगा। देखिए शेल गैस का जो मेन भंडार है वो अमेरिका में जिस जगह को मिलता है उसको बोलते हैं परमियन बेसिन, ठीक है। अब इस बेसिन में अधिकतर जितने भी अच्छे जगह थे फ्रैकिंग प्रोसेस, यानी फ्रैकिंग से ही आप तेल निकालते हो, ठीक है, पत्थरों से, सैंड से। तो फ्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा जो बेस्ट जगह थी वो सारी जगह एक्सप्लॉइट कर ली गई है। और यही कारण है कि शेवरॉन हो गया चाहे एक्सॉन हो गया, इनमें से जितने भी ऑयल बड़ी बड़ी कंपनीज है, वर्ल्ड की कंपनीज, ये रिलायंस की बाप है, एक्सप्लोरेशन में है। ये सिर्फ डाउनस्ट्रीम में नहीं है रिलायंस की तरह कि सिर्फ रिफाइनरी का काम कर रहे हैं, ये अपस्ट्रीम में भी है, यानी एक्सप्लोरेशन का भी ये काम करते हैं। तो ये कंपनीज जो हैं इन्होंने अपना बजट शेल गैस एक्सप्लोरेशन पे जितना पिछले साल था उतना ही रखा है, बिल्कुल बढ़ाएंगे जी। सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 कंपनी है, जैसे डायमंड ब्लैक करके कंपनी है अमेरिका में, बहुत बड़ी शेल गैस से निकालती है वो ऑयल। उसी ने बोला कि हम प्रतिदिन 1 लाख बैरल, सिर्फ 1 लाख बैरल जो है इसका प्रोडक्शन हम बढ़ा देंगे। वर्ल्ड में 100 मिलियन बैरल पर डे का कंजम्पशन है, तो ये समुद्र में से बूंद वाली स्थिति है। तो इतना तेल अभी वहां पे लॉन्ग टर्म 20-25 साल के लिए नहीं है कि रिलायंस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करे। शेल गैस के द्वारा और 10 से 12 साल, बहुत हुआ तो 15 साल वहां चलेगा ऑयल, उसके बाद में खत्म हो जाएगा। जैसे ब्रेंट सी में, नॉर्थ सी में ब्रिटेन को फायदा हुआ था 1980s 1990s में ऑयल मिलने के कारण, या 2000 की शुरुआत में। अब ब्रिटेन की फिर से हालत खराब हो गई, ऑयल नहीं है। सेम वही हालत शेल गैस के 15 साल के अंदर में हो जाएगी। तो $50 बिलियन जैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्री जैसा ग्रुप ये 10-12 साल के लिए नहीं करेगा। वो देखता है फ्यूचरिस्टिक, वो लोग देखते हैं कि क्या आगे आने वाले 40 से 50 साल या मिनिमम 30 साल हमारा रेवेन्यू बरकरार रहेगा क्या, हमको क्या उतना मार्जिन मिलेगा क्या इस बिजनेस में पैसा डाल के, क्या इतना प्रॉफिट आएगा क्या। तो यदि हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें तो कोई सेंस नहीं बनता कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो रिलायंस वहां करे। रिलायंस ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए वहां ऑलरेडी कोई पहले एक छोटी सी रिफाइनरी होगी पुरानी, उसको खरीद के उसको मॉडर्नाइज करेगा जिसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे।
ये कर सकता है। पर आप एकदम ग्रीन प्रोजेक्ट बोलो कि $50 बिलियन डाल के रिफाइनरी खड़ा करे, ना 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 ना, मेरे को जहां तक जितना राजीव जी, अब एक और बात है, अभी जो भारत सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, उससे ही लगता है पहली नजर में, आप ज्यादा विशेषज्ञ हैं, आप ज्यादा इस पर ठोस बात बोल सकते हैं, कि सरकार में काफी घबराहट है। उसने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो पहले ऐसे कदम उठाते हुए नहीं दिखती थी, और सारे कदम 3-4 दिन के अंदर ही उठे हैं। एक और खास बात है, जैसे कि उन्होंने चीनी यानी शुगर जिसको बोलते हैं, चीनी के निर्यात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने इस पे तो आप बोल भी चुके हैं, सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है उन्होंने। इससे एक ही दिन के अंदर सोना और चांदी काफी उछल गए थे, मतलब जो है ये एक ये बात है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए जो होल्डिंग टैक्स होता है, उसको घटाने का प्रस्ताव उन्होंने किया है। चौथा, एक घटना हुई है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है, यानी थोक महंगाई है, वो पिछले 42 महीने में सबसे ज्यादा हो गई है, रिकॉर्ड तोड़ के 8.3% हो गई है। अगर सरकारी आंकड़े पर भरोसा करें, मैं तो मानता हूं इससे भी ज्यादा होगी, मतलब। और उसके मुकाबले जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी खुदरा महंगाई है, वो फिर कितनी ज्यादा होगी, इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। फिर एक बात है कि उन्होंने बताते हैं कि भाई 10 या 15% इनका जो तेल रिजर्व है वो घट गया है, जबकि विशेषज्ञों का मानना यह है कि रिजर्व और ज्यादा घट गया है, ये कम करके उसको बता रहे हैं। तो ये जो तमाम है, तो इससे क्या लगता है कि सरकार पूरी तरीके से पैनिक मोड में है? बिल्कुल पैनिक मोड में है। पिछले संडे को ही, रविवार को, जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को बोल दिया कि सोना 1 साल तक मत खरीदिए, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि बुरी तरीके से डरी और घबराई हुई ये सरकार है। ये वो सरकार है जो मनमोहन सिंह के ऊपर में हंसती थी, जो मनमोहन सिंह जिनको लगातार 5 साल तक, 4 साल तक $100 पर बैरल से ज्यादा ऑयल के प्राइसेस मिले। इनको 2014 से बाबा का आशीर्वाद था, भगवान का, कि इनको जो है जैसी ही आए सत्ता में, ऑयल के प्राइसेस नीचे गिरने चालू हुए। और पिछले 11 साल का आप एवरेज डालें, देखें तो $65 पर बैरल के आसपास में 11 साल का प्राइस आता है। ये पहली बार ये मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सोने की आपने बात की अभय जी, मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसपे मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों ने अभी तक ध्यान दिया। देखिए क्या है, 2023 में मैंने फॉर्च्यून इंडिया में एक स्टोरी किया था, जब 60,000 रुपए तोला सोना था, कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में सोने का दाम बढ़ने से इंडिया में वेल्थ इफेक्ट जो है वो बढ़ा है। 25,000 रुपए 10 ग्राम से बढ़ के 60,000 जो हो गया, इससे बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है। ये 2023 दिसंबर में लिखा था। 2023 दिसंबर से आज 2026 मई हो गया, 2.5 साल, और सोना 60,000 रुपए तोले से बढ़ के 1,60,000 रुपए हो गया। तो 1,00,000 रुपए प्रति तोला या प्रति 10 ग्राम सोने का भाव बढ़ा है। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो भारत में जो टोटल सोने का भंडार है वो 25,000 टन है। ठीक है, तो 25,000 टन मल्टीप्लाई बाय यदि आप 1,00,000 करोगे, तो आपको जो है वो लगभग 250 लाख करोड़ का वेल्थ इफेक्ट इंडिया में नजर आएगा। यानी लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है, जो उनका एसेट है, जैसे घरों के दाम बढ़ते हैं, वैसे सोने के दाम जो है जो उनके घरों में है वो 250 लाख करोड़ बढ़ गए। इंडिया की जीडीपी है 360 लाख करोड़ की, तो आप 350 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, 350 लाख करोड़ पकड़ लीजिए, तो 350 लाख करोड़, 250 लाख करोड़, यानी 5/7, यानी लगभग 72% वेल्थ एप्रिसिएशन हुआ सिर्फ 2.5 साल में। 2.5 साल में ये रिकॉर्ड है विश्व के किसी भी राष्ट्र में। आप उसकी जीडीपी का 72% वेल्थ एप्रिसिएशन नहीं हुआ। यदि इतना वेल्थ एप्रिसिएशन भारत में हो रहा है तो दूध की नदियां बहनी शुरू हो जानी चाहिए थी। लोगों के मुख में खुशहाली आपको नजर आनी चाहिए थी कि हमारे को, मतलब हम इतने जल्दी इतने तेज रईस बन गए हैं। परंतु क्या हम ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? नहीं देख रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत का रुपया निरंतर कमजोर होता जा रहा है और इस देश के सरकार के पास में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि जो लोगों को मोटिवेट करे कि आप अपने घर में जो भंडार छुपा हुआ है उसका इस्तेमाल करें अपने प्रोडक्टिव कामों में। आप ये समझिए कि
तो 25,000 टन मैंने सोना बोला, 25,000 टन, और आज का दाम है 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। तो 1,60,000 मल्टीप्लाई में 25,000 टन करेंगे तो आता है 400 लाख करोड़। भारत के बैंकों का जो डिपॉजिट बेस है, जो 1947 से भारत के बैंक से जितने भी बैंक, एक बैंक नहीं सारे बैंक, सारे बैंकों का जो डिपॉजिट बेस है वो 31 मार्च 2026 को था 267 लाख करोड़, और आज सोना ही मात्र भारत में 400 लाख करोड़। तो आप समझिए हम कितने बड़े पोटेंशियल पे बैठे हैं। बट इस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए दिमाग चाहिए, विजन चाहिए, जो सरकार के पास में नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है, उल्टा डरा रही है लोगों को कि आप सोना नहीं खरीदिए। अब लोगों के मन में भय बैठ गया है, शंका बैठ गई है कि मोदी जी बोल रहे तो इसका मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि सोने के दाम गिरेंगे। तो सोने के दाम गिरेंगे तो हम गोल्ड लोन क्यों उठाएं? पता चला 1,60,000 से 1 लाख पे आ गया सोना, तो बैंक तो हमको फोन करेगा कि या तो मार्जिन मनी दो, नहीं तो हम तुम्हारा सोना बेचने जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि यदि 2.5 लाख से कम का आप लोन उठाते हो गोल्ड लोन, तो 85% आप जो भी सोना दे रहे हो और गिरवी रख रहे हो उसका 85% आपको पैसा मिलेगा। अगर 2.5 लाख के ऊपर है या 5 लाख के ऊपर है तो 75% मिलेगा। तो मतलब आपने 10 लाख का सोना रखा तो 7.5 लाख रुपए मिलेगा। तो अब लोगों को ये डर सता रहा कि मेरा 10 लाख का सोना यदि 6 लाख हो गया 3 महीने में, और बैंक ने फोन किया कि पैसा भरो, तो मैं 1.5 लाख कहां से लाऊंगा? तो लोग और घबरा गए, अब और जो है वो छुपा के रखेंगे सोने को। तो ये विजन की कमी है, ये इन्होंने भयभीत कर दिया लोगों को, और ये बहुत बड़ा अपने पैरों पे जो है कुल्हाड़ी मार दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस देश में टोटल बैंकों का डिपॉजिट 267 लाख करोड़ हो, जहां पे टोटल लोन क्रेडिट बैंकों का, सारे बैंकों का मिला के मात्र 235 लाख करोड़ हो, परंतु सोना वहीं उस देश में 400 लाख करोड़ हो, आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को मोटिवेट करें कि उस सोने का यूज जो है प्रोडक्टिव काम में करें, ताकि इकोनॉमी में स्टिमुलेट हो, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बढ़े, इकोनॉमी स्टिमुलेट हो। कैटलिस्ट के रूप में गोल्ड ने काम करना चाहिए, वो चीज ये नहीं कर रहे, वो चीज ये नहीं देख रहे, और उसी का खामियाजा पूरा देश जो है वो भुगत रहा है। जी अभी चीनी के निर्यात के ऊपर रोक क्यों लगाया? बहुत बढ़िया, ये मैं पार्ट भूल गया था। देखिए चीनी जो है, इनको थोड़े दिनों बाद ये समझ में आएगा कि भैया देश में चीनी तो है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सरकार सोच रही हो कि अभी उपभोग जो रोजमर्रा के खाने पीने की चीजें हैं, इनकी भी बाजार में किल्लत होने वाली है? देखिए नहीं, इसमें थोड़ा सा मैं आई बेग टू डिफर। इंडिया हर साल, अंदाज कह रहा हूं, मतलब आई एम नॉट क्लेमिंग, आई एम जस्ट मेकिंग ए कंजेक्चर। देखिए इसमें क्या है, भारत हर साल 32 से 33 मिलियन टन चीनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोटा मोटी जो फिगर है वो 32 से 35 मिलियन टन के बीच में वेरी करता है, और भारत का कंजम्पशन भी 31-32 मिलियन टन के आसपास में, 32 मिलियन टन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो जितना हम कंज्यूम करते उतना तो हम पैदा कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहां हो रही है, चीनी का उपयोग इथेनॉल की तरफ जा रहा है, ठीक है। जो शुगर केन निकल रहा है, शुगर केन चला जा रहा है इथेनॉल की तरफ। और आपको जान के ताज्जुब होगा अभय जी कि अब बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स आ गए बीच में। क्या होता है, इथेनॉल कौन खरीदता है? एचपीसीएल खरीदेगा, बीपीसीएल खरीदेगा, आईओसी खरीदेगा, ठीक है, परंतु टेंडर द्वारा। बट अब ऐसा हो रहा है कि वहां पे चीनी मिलों के मालिक के पास में बड़े बड़े धन्ना सेठ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम आपसे 50 करोड़ का इथेनॉल खरीद रहे हैं, आप हमें दे दीजिए। वो बोलेगा भाई मतलब आप टेस्टिंग नहीं करोगे? क्योंकि जितने भी एचपीसीएल बीपीसीएल है ये सब टेस्ट करके कि इथेनॉल ठीक क्वालिटी का है तब लेते हैं। वो बोलेगा नहीं, आप बस 50 करोड़ हमको दे दीजिए, हमने एडवांस बुकिंग कर दी। और फिर ये इन ब्रोकर्स का हेडेक है कि ये कैसे एचपीसीएल बीपीसीएल को दे। ये मेरी जानकारी जो मुझे इंडस्ट्री से जो लोगों से पता चला है। तो अब ये हो रहा है कि जितने भी चीनी मिल के मालिक है वो बोल रहे हैं हम गधे हैं कि हम चीनी बना रहे हैं, साला सरकार हमको चीनी का रेट नहीं बढ़ाने दे रहा, चीनी के रेट हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, शुगर केन के रेट हर साल बढ़ रहे हैं, किसानों को हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। तो ऐसा धंधा जहां पे एंड प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, और दोनों जगहों पे चीनी मिल का मालिक मार खा रहा है क्योंकि वो चीनी का दाम बढ़ा नहीं सकता
और गन्ने का दाम उसको किसान को हर साल बढ़ा के देना है, तो वो बोलेगा मैं ये हेडेक पालू ही क्यों भाई, मैं चीनी बनाता ही नहीं, थोड़ा बहुत बनाऊंगा जो बनाना है, और मैं शुगर केन लेके इथेनॉल बनाऊंगा। इथेनॉल में तो प्राइसेस पे कोई वो नहीं है, रोक नहीं है कि आप इतना नहीं दे सकते उतना नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, जितने में निकालना होगा निकालेंगे। ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, मैं तो ब्रोकर के खवा के दे देता हूँ, मैं अपने उससे बढ़ जाता हूँ। उल्टा ब्रोकर कुछ कैश में भी इनको पैसा दे देता है जो सिस्टम में नजर नहीं आता। तो चीनी मिल के मालिक जो हैं वो अब मेनली जा रहे इथेनॉल में, शुगर के बदले। इस कारण से भारत सरकार को अब डर लग रहा है कि कहीं ये चीनी जो है वो कम ना हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये भी हो सकती है, मैं काउंटर थिंकिंग जितने सरकार के चाल और चरित्र को समझता हूं, ये भी पॉसिबल है कि ये इथेनॉल ब्लेंडिंग और बढ़ा दे। बात चल भी रही है, तो इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाएगी तो इथेनॉल चाहिए ही, तो चाहने इथेनॉल चाहिए तो इसके लिए आप शुगर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दो, तो जो चीनी मिल के मालिक चीनी बनाने पे थोड़ा बहुत जो ध्यान भी दे रहे थे वो भी अब बंद करके इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा मुझे लग रहा है कि शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है दिन आने वाले हैं। इस पे मैं पेड वीडियो जो है 18 मई को बनाने वाला हूँ, ज्यादा इस पे बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि परसों ही पेड वीडियो आने वाला है। परंतु ये जो चीज है ये मुझे ऐसा लग रहा है कुल मिला के कि इथेनॉल की तरफ जो है वो हमारा पूरी तरीके से शुगर इंडस्ट्री जो है उस तरफ बढ़ चली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने कुछ ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा की जो आमतौर पर जिनके ऊपर चर्चा नहीं की जाती है। जैसे हवा में बातें हैं कि भाई इतने मिलियन, इतने बिलियन, मिलियन डॉलर, ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन ये डॉलर आएगा कहाँ से? क्योंकि भारत तो इस वक्त डॉलर की किल्लत का शिकार है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। ये सब सरकार रोज एक नया कदम उठा रही है, इन सब कदमों को समझना भी अपने आप में हमारे जैसे लोगों के लिए एक चुनौती है। इसके लिए मैंने आपकी मदद ली, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि हम लोगों को बार बार और जल्दी जल्दी इन प्रश्नों के ऊपर विचार करने के लिए आपसे मिलना पड़ेगा।